चले बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो केमिकल बॉन्डिंग में से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे जो अभी हमसे सॉल्व नहीं हुए, तो उन क्वेश्चंस को बेटा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट वन। आपको यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए हैं और क्वेश्चन आपको पूछता है बेटा कि इनमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा। तो ऑलरेडी अगर आप जहन में रखें, मैंने आपसे कहा है कि किसी भी सबस्टेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्शंस। जिसमें इंटरैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, इट इज़ द फर्स्ट वन 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आपके पास है बेटा बेंजीन, इसमें यहाँ पे एक OH ग्रुप और ये हमारे पास है दूसरा OH ग्रुप। इसको हम कहते हैं पोजीशन 1, इसको कहते हैं पोजीशन 2। इट्स 1,2, दो OH ग्रुप को कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। उसके बाद जो दूसरा आपके पास है बेटा दैट इज़ 1,3, इसको कहते हैं पोजीशन 1, इसको कहते हैं पोजीशन 2 और इसको कहते हैं पोजीशन 3। यहाँ पर आपके पास है OH। उसके बाद हमारे पास है 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, यहाँ पर आपके पास है OH, यहाँ पर आपके पास है OH, राइट। दिस इज़ पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। इसको कहेंगे 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको कहेंगे 1,3, इसको कहेंगे 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब ये जो आपके पास कंपाउंड से बेटे 3, उसके बाद चौथा जो आपके पास है दैट इज़ हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन में सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर जो है आपको OH मिल रहा है। तो जब आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स देखना है तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शंस देखना पड़ेगा। अब ये जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने अल्कोहल्स के बारे में कहा था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और जितने OH ग्रुप्स किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे उतना वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे। तो अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे कंपाउंड की बात करेंगे, इनमें दो OH ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और हाइड्रोक्सी बेंजीन में एक ही OH ग्रुप है तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो चौथे का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेटा वो सबसे कम होगा, तो चौथे का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद अगर हम इन 3 की बात करेंगे, इन 3 में आपको पता है कि जो 1,2 होता है बेटा, 1,2 में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पहले का कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 2। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन सी में 4th के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट वन, तो 4th के बाद हमारे पास आएगा फर्स्ट वन, उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड और थर्ड है। तो ये आपके पास जो है बेटा ऑप्शन सी विच हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो 4th का सबसे कम होगा, फॉलोड बाय द फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड, देन वी हैव गॉट थर्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द आउटर शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। जब आउटर शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी बेटा दैट हैज़ टू बी टेट्राहेड्रल, वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा, शेप होगी, दैट हैज़ टू बी टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ते हैं एंड वी टेक द नेक्स्ट। पायरामिडल शेप वुड बी ऑफ, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल की पायरामिडल शेप होती है? तो पायरामिडल शेप के लिए आपको पता है इट हैज़ टू बी AB3L टाइप मॉलिक्यूल, उसकी पायरामिडल शेप होती है। तो यहाँ पे अगर आप H3O पॉजिटिव की बात करेंगे, आपको पता है कि H3O पॉजिटिव में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा, तो हाइब्रिडेशन विल बी इक्वल टू हाफ। Then we have got number of valence electrons in the central atom। ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स वो हमारे पास है 3, और एक कैटायनिक चार्ज है उसको आपने सबट्रैक्ट करना है। जब आप यहाँ पे H वैल्यू निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 4। तो यहाँ पे H वैल्यू 4 तो है, मगर 4 में से आपके पास है 3 बॉन्ड पेयर्स और एक क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव होगा, इसमें ऑक्सीजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर्स में इन्वॉल्व हैं और एक जो होगा उसमें लोन पेयर होगा। तो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, AB3L। और जो भी AB3L मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में ये आपके पास है OH, ये आपके पास है OH, ये आपके पास है OH, और यहाँ पे एक लोन पेयर होती है और इस सिस्टम पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा जिसकी शेप हमारे पास होगी पायरामिडल।
उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, I3 नेगेटिव में ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि इसकी शेप जो होती है वो लीनियर हुआ करती है। बाकी अगर आप NO2 माइनस की बात करेंगे इसमें हाइब्रिडेशन होती है sp2, SO2 की बात करेंगे इसमें हाइब्रिडेशन होती है sp2, I3 पॉजिटिव की बात करेंगे इसमें हाइब्रिडेशन आपको मिलती है sp3। लेकिन अगर आप N3 नेगेटिव की बात करेंगे बेटा, N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूँ बनता है, आपके पास ये N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड होता है N2 मॉलिक्यूल में। उसके बाद जब उसको N नेगेटिव अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए तो ये अपनी लोन पेयर जो है बेटा, ये वाला नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल जो बनता है ये कुल मिला के लीनियर बनता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ट्रीट किया जाता है एज वन बॉन्ड। जब भी आप शेप की बात करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर कुल मिला के, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कुल मिला के, तो इस मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर आती हैं तो जिनका शेप लीनियर होगा। सो इट हैज़ टू बी I3 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट एंड फिफ्थ, दैट हैज़ टू बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, वी टेक द नेक्स्ट वन। टू टाइप FXF एंगल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो जबकि X जो यहाँ पे है वो सल्फर है, वो जिनॉन है और कार्बन है। ठीक है, तो यानी कि आपको देखना है कि किस वाले शेप में 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक आप SF4 की बात करेंगे, ठीक है, SF4 की अगर आप बात करेंगे, इसकी शेप हमने पढ़ी है बेटा, दैट इज़ सीसॉ शेप, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो होता है दैट्स 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो होता है दैट इज़ 120 डिग्री, सॉरी, राइट। और ये वाला एंगल जो है दैट इज़ 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह के एंगल्स आते हैं, 180, 90 और 120। ये तो नहीं होगा। अगर हम SF6 की बात करेंगे, SF6 जो है इसमें हमारे पास बेटा जो एंगल्स होते हैं, हाँ, इसमें जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो कुल मिला के सिर्फ दो तरह के होते हैं, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में एंगल सिर्फ 2 तरह के हैं। ये एंगल की बात करेंगे 180, ये एंगल की बात करेंगे 180, ये एंगल की बात करेंगे 180, मगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही तरह के एंगल्स हैं, एक है 180 वाले, दूसरे आपके पास है 90 वाले, दैट इज़ SF6। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In which of the following pairs both the species are not isostructural? डायमंड एंड सिलिकॉन। आपको पता है कि डायमंड जो है उसमें कार्बन का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस वन, एक एक कार्बन जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ बाउंड होता है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन कार्बाइड का है, जहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन जो है एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे डायमंड में होते हैं। सो दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। अमोनिया एंड फॉस्फीन, यू नो, both of them they belong to the species to the category AB3L, which means they are both pyramidal, right? XeF4 XeO4, अगर आप XeF4 की बात करेंगे बेटा, it belongs to the category of molecules that is AB4L2, AB4L2। और जबकि अगर आप जिनॉन टेट्रोक्साइड की बात करेंगे it belongs to the category of AB4। तो AB4 जो है वो आपका टेट्राहेड्रल होगा। AB4L2 की जो शेप होगी बेटा दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, या फिर इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाली 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। सेम क्वेश्चन आपके पास है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड इज़ आइसोस्ट्रक्चरल विथ। जब SbCl3 की बात करेंगे ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप को बिलोंग करता है, और इनके जो आपके पास ट्राइहलाइड्स होते हैं दे आर पायरामिडल। बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड्स का कोई पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है। टेल्यूरियम फ्लोराइड जो है इट्स अगेन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि टेल्यूरियम डी ब्लॉक मेटल है और मेटल्स जो हैं आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ एक ही बचा दैट इज़ ICl2 नेगेटिव। तो ICl2 नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा XeF2 का आपके पास होगा। अगर आप ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की बात करेंगे बेटा, इसमें जब आप H का वैल्यू निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन। ज़ीनॉन में आपके पास होते हैं 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, वो हमारे पास हैं 2, और उसके अलावा जो है बेटा आपके पास ना कोई नेगेटिव चार्ज ना कोई पॉजिटिव चार्ज। 10/2 जो है वो आपके पास आएगा 5, और 5 में से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है,
तो बाकी जो 3 होंगे वो यहाँ पे लोन पेयर होंगे। तो 3 इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 इसमें क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स। और ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं बेटा, आपको पता है कि दे गो टू एक्सियल पोजीशंस, और जो लोन पेयर्स होते हैं इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दे गो टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। जब 2 बॉन्ड पेयर्स आपके पास होंगे बेटा, वो लोन पेयर वो आपके पास एक्सियल पोजीशंस पे आएंगे। तो ये बिलोंग करता है किस कैटेगरी को, AB2L3 AB2L3 कौन, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। आपको देखना है कि इसमें से कौन AB2L3 है। अगर आप ICl2 नेगेटिव की बात करेंगे ना, वो भी बराबर आता है AB2L3। वो देखिए, इसमें सेंट्रल एटम आपके पास है आयोडीन, उसका हाइब्रिडेशन स्टेट बनेगा हाफ द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन दैट इज 7 प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, वो आपके पास है 2 प्लस वी हैव गॉट 1 नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये अगर आप देखेंगे बेटा, इट कम्स आउट टू बी द सेम, राइट। 7 + 2 इज़ 9 + 1 इज़ 10, 10/2 आपके पास आएगा 5। अब 5 में से आपके पास 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है और 3 जो है वो आपके पास लोन पेयर्स है, राइट। सो इट बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी AB3L2 जैसे आपके पास XeF2 था। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन आपको पूछा गया है आइसोस्ट्रक्चरल। जब भी आपको आइसोस्ट्रक्चरल निकालना होगा बेटा, अगेन याद रखिएगा कि आपको आइसोस्ट्रक्चरल वाले केसेस में देखना है कि कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और कौन से मॉलिक्यूल्स एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। अगर आप SO4 नेगेटिव और क्रोमेट की बात करेंगे, ये दोनों जो होते हैं बेटा ये टेट्राहेड्रल होते हैं, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। अगर आप सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन उसके बाद टिन और लेड, तो ये एक ही ग्रुप को बिलोंग तो नहीं करते, तो दे कैन नॉट बी आइसोस्ट्रक्चरल। अमोनिया और NO4- बहरहाल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो देन वी हैव BCl3 एंड BrCl3। अगर आप BCl3 की बात करेंगे, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप BrCl3 की बात करेंगे बेटा, ये आपके पास आता है इसमें अगर आप ब्रोमीन का हाइब्रिडेशन स्टेट का वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 5 का मतलब है कि sp3d2 में आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन, या फिर मैं ये कहूँ इट विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ AB3L2, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। वो जो 2 लोन पेयर्स होंगे बेटा, दे विल गो टू इक्वेटोरियल पोजिशंस, राइट। ये आपके पास है वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये हो गए 3, ये आपके पास हो गया चौथा, ये 5वां। सो 2 लोन पेयर जो है दे विल गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन। बाद में जो आपके पास शेप बचा बेटा वो T शेप बचा, राइट। तो BCl3 और BrCl3 जो है इनका भी शेप सेम नहीं है। इट शुड बी एक्चुअली ओनली द फर्स्ट वन, A ओनली, बट बाकी जो है किसी का शेप यहाँ पे मिलता नहीं है। इट शुड बी A ओनली। ये टेक्निकल एरर जो है आप कंसिडर करिएगा। आगे चलते हैं। If AB4 molecule is polar, a possible geometry of AB4 is, right? AB4 molecule का मतलब ये है कि A के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर है और 4 के 4 आप देख रहे हैं वो सेम है, मगर ये पोलर है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड पेयर है, इसने लोन पेयर का जिक्र ही नहीं किया है, अगर इसमें 4 बॉन्ड पेयर है तो भी पोलर है, ये तो टेट्राहेड्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल में AB4 में आपके पास नॉन पोलर होता है। अब क्या बचा आपके पास, टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकता। स्क्वायर प्लेनर जो है वो भी आपके पास नॉन पोलर होता है। रेक्टेंगुलर प्लेनर तो ये कोई ज्योमेट्री आपके पास अगर आप कंसिडर भी करेंगे रेक्टेंगुलर प्लेनर, तो वो आपके पास ये वाली रहती है। ये आपका सेंट्रल एटम ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका ये कैंसिल करेगा, इसका ये वाला कैंसिल करेगा, तो ये भी नहीं है। वहाँ पे एक ही बचा, दैट हैज़ टू बी स्क्वायर पायरामिडल, जिसमें पॉसिबिलिटी है बेटा कि 4 बॉन्ड पेयर के साथ साथ जो है कोई लोन पेयर होगी, और स्क्वायर पैरामिडल वाहिद शेप है इसमें से जो पोलर हो सकती है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं इन द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास इस तरह से होती है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जहाँ पे आपके पास ये वाले 4 बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो इस वाली पोजीशन पे ज़रूर वहाँ पे लोन पेयर होगी। तो स्क्वायर पैरामिडल ज्योमेट्री में पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल जो आपका होगा वो पोलर होगा। अदरवाइज़ AB4 मॉलिक्यूल जो है या तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, या तो उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती है, या तो उसकी रेक्टेंगुलर प्लेनर हो सकती है, या तो स्क्वायर पैरामिडल भी हो सकती है। मगर इनमें से सिर्फ एक ज्योमेट्री ऐसी है दैट कैन लीड टू द पोलैरिटी, वो आपके पास है स्क्वायर पैरामिडल। ओके,
उसके बाद जो है बेटा हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट इज, याद रखिएगा जो PCl5 मॉलिक्यूल होता है, हमने कहा है कि इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, राइट। हमने कहा है कि इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, लेकिन वो जो ज्योमेट्री इसकी होती है वो सिर्फ होती है इसकी गैशियस फेज़ में, ठीक है, गैशियस फेज़ में, जहाँ पे ये आपके पास होता है फॉस्फोरस, ये आपके पास 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल और ये आपके पास 2 क्लोरीन एक्शियल, राइट। लेकिन जब इसी PCl5 को सॉलिड स्टेट में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड होता है और ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। इसका कैटाइन होता है PCl4 पॉजिटिव और इसका एनाइन होता है PCl6 नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर है, इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे फॉस्फोरस के अराउंड सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है इन द सॉलिड स्टेट। सो दैट वे इट इज़ मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल PCl4 पॉजिटिव एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 नेगेटिव। चलते हैं आगे। Which among the following possesses an sp hybridized carbon in its structure? इनमें से कौन से वाले केस में कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड होगा? याद रखना बेटा, जब भी कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना लेता, आपको पता है कि ये वाला एक है सिग्मा, ये भी होता है पाई, ये भी होता है पाई, ठीक है। जब भी कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना लेता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp, राइट। अब ये 2 पाई बॉन्ड जो है, या तो ये एक ही एटम के साथ बना सकता है, या तो ये 2 पाई बॉन्ड, ये इसका हो गया पाई 1, ये इसका हो गया पाई 2, राइट। या तो ये कार्बन एटम 2 पाई बॉन्ड 2 अलग अलग एटम्स के साथ बनाएगा, या तो ये 2 पाई बॉन्ड एक ही एटम के साथ बना सकता है। दोनों सूरतों में इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp होता है। अगर आप इस मॉलिक्यूल पे नज़र मारें, ऑप्शन सी ऐसा है जहाँ पे आपके पास बीच वाला कार्बन जो है ये दोनों साइड से बेटा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। A molecule has 4 sigma bonds formed by the overlap of sp2s orbitals, 1 sigma bond formed by sp2sp2 orbitals, and 1 pi bond formed by px, p and pz orbitals. Which of the following is X, right? तो पहली बात आप देखिए बेटा कि इसमें आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है? जब C2H6 की बात करेंगे तो ये ईथेन है, इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो मामला ख़त्म। उसके बाद C2H3Cl, यहाँ पे 2 कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे sp2 की गुंजाइश है। मगर यहाँ पे जो कार्बन ने बॉन्ड्स बनाए हैं टर्मिनल एटम्स के साथ, उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स sp3s ओवरलैप से नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ 3 ही एटम्स है, एक एटम किसका है? क्लोरीन का। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा वो sp3p ओवरलैप से बनेगा, वो तो इसने कहा नहीं। और उसके बाद अगर CH2Cl2 की भी बात करेंगे, इसमें भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी 2 कार्बन ने 2 और 2 4 ही बॉन्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन इसके साथ 4 ही एटम्स जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट जो होगा वो sp2 होगा। बट इन द मीन टाइम जो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो sp2 1s ओवरलैप से बनेगा, मगर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा sp2 और 3p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, तो वो तो ये कह नहीं रहा है। अब वहाँ पे सिर्फ बचा कौन सा? C2H4। अब देखते हैं, जब C2H4 की बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ H, दिस इज़ H, दिस इज़ H एंड दिस इज़ H, फाइन। उसके बाद जब आप दोनों कार्बन की बात करेंगे बेटा, इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, 1, 2 और 3, और इस वाले कार्बन को भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 1, 2 और 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन चाहिए? sp2। तो ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये sp2 ओवरलैप से बनेगा, ठीक है। एंड 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ऑर्बिटल्स, हो गया ये वाला। उसके बाद पहली इन्फॉर्मेशन थी 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय sp2s ऑर्बिटल्स। ये देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है, इसी तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी। तो हमारे पास एक sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना, और 4 जो है वो sp2s ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं। और उसके बाद एक कहता है कि जो पाई बॉन्ड बना है वो p ऑर्बिटल्स के साइडवेज हो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय p ऑर्बिटल्स। ये तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनाते हैं तो वो p ऑर्बिटल्स बनाते हैं, या तो px या तो py। और यहाँ पे जब sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, इसमें चूंकि px और py ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे दे विल बी pz एंड pz। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस वन, इट हैज़ टू बी C2H4, ठीक है। आगे चलते हैं।
Question says the number of sigma and pi bonds in but 1 in 3-ine are, right? Number of sigma and pi bonds in but 1 in 3-ine. See, but 1 in ये हो गया 1 2 3 4. but का मतलब होता है 4 कार्बन्स. उसके बाद but 1 in यानी कि पहले कार्बन पे है डबल बॉन्ड. ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 पे है याइन. दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, राइट? उसके बाद आपको पता है कि ये वाला कार्बन नंबर 1 जो है इसकी 2 वैलेंसीज 2 बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, बाकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी. ये वाले कार्बन की 2 और 1 3 सेटिस्फाई हो रही हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा. ये वाले कार्बन की 3 और 1 4 सेटिस्फाई हो रही हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा. और ये वाले कार्बन के साथ बेटा एक हाइड्रोजन होगा. अब आपको काउंट करना है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालेंगे तो ये आपके पास सिग्मा हो गया. इन 3 में एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इन 2 में एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा. कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. और पाई बॉन्ड्स आपके पास हैं ये 2 और पाई बॉन्ड यहाँ पे आपके पास एक और है. तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स. इट हैज़ टू बी ऑप्शन बी. उसके बाद द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड इज, राइट? जब कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं इसकी फार्मूला होती है CaC2. आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो आयनिक कंपाउंड्स बना लेता है और इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये आयनिक बॉन्डिंग के दौरान इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. इस पे चार्ज आता है 2+ और C2 पे चार्ज आता है 2-, राइट? जब C2 पे चार्ज आ गया 2- बेटा, अब आपको देखना है कि ये जो C2- होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. उसके लिए आपको क्या कर C2 का, इसके लिए आपको क्या करना है, इसका एमओ डायग्राम आपने देना है. तो आप इसका एमओ डायग्राम देंगे बेटा, एमओ डायग्राम से आपको पता चलेगा इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और इस पर टोटल चार्ज होता है 2- का. इसका एमओ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख दीजिएगा. सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. उसके बाद ये नाइट्रो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है. उसके बाद इसमें होगा पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2. उसके बाद होगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2. कुल मिला के आप देखेंगे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे. इट हैज़ टू हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स. दैट मेक्स माई ऑप्शन फर्स्ट. इसने सिर्फ C2 वाले यूनिट में पूछा था. आगे चलते हैं. The number of sigma and pi bonds in peroxo disulfuric acid respectively are. Again knowledge based question है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जैसे कैल्शियम सल्फर कार्बाइड में आपने देखा, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इसको याद रखना है. It's S double bond O double bond O. Then we have single bond O single bond O. Then we have S double bond O double bond O. Then we have got OH and then we have got OH, right? अब जाके आपने काउंट करना है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं. ये सिग्मा, ये सिग्मा, इन 2 में से एक सिग्मा, इन 2 में से एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ओके. देन इन 2 में से एक सिग्मा, इन 2 में से एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा. काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इसमें 11 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. पाई बॉन्ड्स कितने हैं? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. सो 11 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 4 पाई बॉन्ड्स. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. आगे चलते हैं बेटा. वी टेक द नेक्स्ट वन. द परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग PP बॉन्ड्स इन P4. अगेन इट्स नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. जहाँ तक P4 की बात है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पायरमिडल स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी मौजूद हुआ करती है. तो ये वाला फॉस्फोरस जो है बाकी 3 फॉस्फोरस एटम्स के साथ जुड़ा होता है. कुल मिला के ये 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं. तो ये आपके पास P4 का स्ट्रक्चर है. हर एक फॉस्फोरस पे एक एक लोन पेयर हुआ करती है और हर एक फॉस्फोरस जो है वो 3-3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है. वो आप खुद समझ सकते हैं. अब देखिए, अगर फॉस्फोरस को यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अवेलेबल है, दैट मीन्स इन 3 बॉन्ड्स को बनाने के लिए और लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जो कि सिर्फ मुमकिन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से. अब अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें S कैरेक्टर होता है 25% और P कैरेक्टर जो होता है बेटा दैट इज़ 75%. तो आपको पूछा गया था P कैरेक्टर ऑफ द PP बॉन्ड. तो PP बॉन्ड जो यहाँ पे बना है
उसमें इस फॉस्फोरस का sp3, इस फॉस्फोरस का sp3 आपस में ओवरलैप हुआ है, तो जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं वो ऑर्बिटल्स sp3 के हैं और उनमें p कैरेक्टर जो है वो 75% का है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट? क्लोरोईथीन, बेंजीन, 1,3-butadiene, 1,3,5-hexatriene, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन। जो आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें सारे कार्बन एटम्स जो हैं दे आर sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि एक कार्बन एक ही पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना लेता है। जब ईथीन की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड C। जब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में आपके पास ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आप इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, अगर इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की बात करेंगे, इसने यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया। तो बेंजीन में भी हर एक कार्बन जो है एक एक पाई बॉन्ड बनाता है। जब भी कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन स्टेट इसका क्या होता है बेटा? sp2। इसी तरह से अगर आप 1,3-butadiene की बात करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट 1 2 3, 1,3-butadiene, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड, ये बनेगा 1,3-butadiene। अब देखो ना, इस वाले कार्बन ने भी पाई बॉन्ड बनाया है, इस वाले कार्बन ने भी पाई बॉन्ड बनाया है, इस वाले कार्बन ने भी यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन ने भी यहाँ से पाई बॉन्ड बनाया। क्योंकि हर एक कार्बन जब एक एक पाई बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है बेटा sp2। इसी तरह से अगर आप 1,3,5-hexatriene की बात करेंगे, इसमें बस करना क्या है, आपको 2 कार्बन और जोड़ने हैं। ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 और यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड है। एनालाइज करिए, इसमें हर एक कार्बन ने एक एक डबल बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडेशन स्टेट जो रहेगा बेटा दैट विल बी sp2। फाइन। सो दिस वाज अबाउट कि कौन से मॉलिक्यूल्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट हैज़ टू बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सब में। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल। अगेन जैसे हमने पीछे किया बेटा, आइसोस्ट्रक्चरल देखने के लिए आपको बस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम होगा वहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो सेम होता है। एंड योर आंसर हैज़ टू बी दिस वन, BF3- and NH4 पॉजिटिव, दे हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। सम ऑफ द properties of the two species NO3- and H3O positive are described below. Which one of them is correct? Dissimilar in hybridization. अगर आप NO3- की बात करेंगे बेटा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। अगर आप H3O पॉजिटिव की बात करेंगे, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। सो डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो डिफरेंट होगा ही होगा। इट हैज़ टू बी ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है सीधा क्लास में डिस्कस हुआ है, जहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को प्लॉट किया था एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और आपको बस इस ग्राफ में ये वाली लाइन नहीं दी गई है जो मैंने ऊपर दिखाई थी, इस पे एनर्जी थी 0। तो ये वाला ग्राफ जो है ये आप क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विथ कंप्लीट डिटेल्स कैसे होता था ये। आगे, द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व विथ ओनली 1d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी कि आपको देखना है कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो वो हाइब्रिडेशन कौन सी होनी चाहिए? sp3d, राइट बेटा। जब हम इन कंपाउंड्स की बात करेंगे बेटा, इफ़ आई टॉक अबाउट ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट XeF4, इसमें जब आप H का वैल्यू निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 6, सो दैट मीन्स sp3d2। अगर आप इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी 6 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर भी होगा sp3d2। अगर आप BrF5 की बात करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन ने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं और उसका एक लोन पेयर भी है, दैट मीन्स अगेन 6 ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, वो बनेगा फिर से बेटा sp3d2। वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन में एक ही d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा dsp2। अब मसला ये है, सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, dsp2 sp2d ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये क्लास 12th में आपके पास सेपरेट टॉपिक है और ये क्लास 12th में आपको पढ़ना है। फिलहाल इसका जवाब आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
RbO2 इज पेरोक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक। देखो आप ये जो RbO2 है इसको कहते हैं रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, चूँकि रुबिडियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और इन पे चार्ज होता है +1, जिसकी वजह से O2 पे चार्ज होता है -1। अगर कभी एक O पे 2 नेगेटिव चार्ज हुआ इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अगर कभी 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हुआ इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। अगर कभी 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज हुआ इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो अब जो आपके पास ये O2 नेगेटिव है तो ये सुपर ऑक्साइड है, मगर उसके बाद ये देखना है क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फॉर दैट पर्पस यू नीड टू नो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है। यू नो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के अपने 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, वो बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, then we have sigma bonding 2s2, sigma anti bonding 2s2, sigma bonding 2pz2, then we have pi bonding 2px2 equal to pi bonding 2py2, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आता है pi anti bonding 2px equals to pi anti bonding 2py, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 4 6 8 10 12 14, और उसके बाद जो है हमारे पास बेटा ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी O2 नेगेटिव एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स में एक न एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। सो इट हैज़ टू बी पैरामैग्नेटिक और ये सुपर ऑक्साइड है। सो इट इज़ सुपर ऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक। आगे चलते हैं। विच इज़ मोस्ट वोलेटाइल। जब भी हम वोलेटाइलिटी की बात करते हैं बेटा, वोलेटाइल के माने होते हैं द सबस्टेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू एस्केप इनटू द वेपर फेज। लेकिन कोई भी सबस्टेंस तभी वोलेटाइल हो सकता है जब वहाँ पे नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पार्टिकल है AB, इसका अपना जैसा एक और पार्टिकल इसकी विसिनिटी में है AB। जब इन AB और AB के बीच में वीक इंट्रैक्शन होती है तो ये इंट्रैक्शन आसानी से ब्रेक हो जाती है इवन एट रूम टेम्परेचर, और ये पार्टिकल्स आसानी से वेपर फेज में जा पाते हैं। और ऐसी सबस्टेंसेस जो हैं बेटा जिनमें इंट्रैक्शंस वीक होती हैं और पार्टिकल्स आसानी से वेपर फेज में जाते हैं उनको बेटा कहते हैं वोलेटाइल। तो आपके पास ये कंपाउंड जो है वोलेटाइल तभी होता है जब इंट्रैक्शंस वीक होती हैं। अब मसला ये है इंट्रैक्शंस कहाँ पे वीक होती है। मैंने इससे पहले आपको कहा है कि इंट्रैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होता है उसकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो ज़्यादा होता है और उसकी वोलेटाइलिटी जो होती है वो कम होती है। उसकी जो वोलेटाइलिटी होती है वो कम होती है। जहाँ पे इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है वोलेटाइलिटी कम होगी। अब देखिए HF, HCl, HBr, HI, इन सब में मोलिकुलर मास सबसे कम किसका है? HF का। तो जाहिर सी बात है HF का मोलिकुलर मास कम होने की वजह से इसमें इंट्रैक्शन वीक होनी चाहिए, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आना चाहिए HCl, फिर उसके बाद आना चाहिए HBr, फिर उसके बाद आना चाहिए HI। मगर HF में आपको पता है इसमें एक्सेप्शनली एक बॉन्डिंग होती है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से इसका जो इस इंट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये उतना वोलेटाइल नहीं होगा जितना कि बाकी हो सकते हैं। उसके बाद किसकी बारी है? HCl की। तो HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, तो HCl जो होगा वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल बनेगा। इट हैज़ टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, among the following mixtures dipole dipole as the major interaction is present in। जो मॉलिक्यूल्स आपके पास पोलर होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। बेंजीन चौसा जिगर नॉन पोलर, इथेनॉल चौसा पोलर, इसमें तो डाइपोल डाइपोल नहीं होगा। एसिटोनाइट्राइल होता है पोलर, एसीटोन होता है पोलर, इसमें डाइपोल डाइपोल होगा। KCl चौसा पोलर, मगर ये सोल्यूशन में देता है आयंस, और आयंस जब वाटर के साथ इंट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, इसमें डाइपोल डाइपोल नहीं होती है। बेंजीन होता है नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है नॉन पोलर, इनमें होती है बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। वहाँ पे अगर किसी में डाइपोल डाइपोल है दैट हैज़ टू बी ऑप्शन सेकेंड ओनली। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वेपर फेज। ये मैं आपको सीधे बता चुका हूँ बेटा कि HF जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वोलेटिलिटी, वही चीज़ है जो आप इससे अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपके पास यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, ये बना सकता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें आपके पास यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर आपके पास एक ही OH है। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं तो वहाँ पे इंट्रैक्शन ओवरऑल वीक पड़ जाएगी और वोलेटिलिटी जो है बेटा वो ज़्यादा होगी। इसने पूछा था मैक्सिमम वोलेटिलिटी किस में है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, वो सिर्फ आपका D होगा। आगे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिग्मा एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर अनजिराड, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर अनजिराड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर जिराड। जिराड और अनजिराड में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बेटा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दैट इज़ अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, राइट। तो जब भी हम इस ऑर्बिटल के थ्रू एक लाइन पास करेंगे, डायगोनल लाइन पास करेंगे, अगर ये डायगोनल लाइन पास करने से वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव, या एक एंड ऑफ द डायगोनल लाइन पे वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, दूसरे एंड पे वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव, अगर आपको ऐसी चेंज मिली बेटा, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं अनजिराड। ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं अनजिराड। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिला, मिसाल के तौर पर ये आपके पास बेटा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, सिग्मा 2pz, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्लस प्लस, यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो अगर आप एक डायगोनल लाइन ऐसे पास करेंगे, सो एंट्री पॉइंट पे भी वेव फंक्शन पॉजिटिव, एग्जिट पॉइंट पे भी वेव फंक्शन पॉजिटिव। जब अलोंग द डायगोनल लाइन वेव फंक्शन का साइन सेम होगा, ऐसी सिमेट्री को बेटा जिराड सिमेट्री कहा जाता है। अब इसने क्या पूछा है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर अनजिराड। ये देखो ये आपका पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसकी सिमेट्री आपके पास है अनजिराड। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। इसी तरह से पाई एंटी बॉन्डिंग आप देख लीजिएगा। पाई एंटी बॉन्डिंग आपके पास ये था, ये आपके पास दो न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर एक डायगोनल लाइन हम ऐसे पास करेंगे, सो एंट्री पॉइंट पे वेव फंक्शन नेगेटिव, एग्जिट पॉइंट पे वेव फंक्शन नेगेटिव, तो वेव फंक्शन का साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो उसको जिराड कहा जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो योर आंसर हैज़ टू बी फर्स्ट। उसके बाद तीसरा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर जिराड। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग याद करिए क्या थे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो ये आपके पास था न्यूक्लियस, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ये होता था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अगर हम एक डायगोनल लाइन ऐसे पास करेंगे, एंट्री पॉइंट पे प्लस, एग्जिट पॉइंट पे क्या है माइनस, तो चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अनजिराड। मगर ये कहता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर जिराड, लेकिन वो अनजिराड होते हैं। इसमें सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। In which of the following ionization processes the bond energy increases and magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic? आपको क्या करना है, आपको पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है O2 की, और उसके बाद देखें कि जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉन्डिंग से निकलेगा या एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन देखना है वो लास्ट वाले ऑर्बिटल से निकलेगा, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलने से अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो ये उसके बाद आपको देखना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा है फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, वो चीज़ भी आप अकॉर्डिंगली इसमें देखेंगे। तो सारी स्पीशीज़ में पहली स्पीशीज़ का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर दूसरी स्पीशीज़ बनाते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, अगेन बॉन्ड ऑर्डर का मसला है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। आपको इन स्पीशीज़ के लिए आप इनमें से किसी एक के लिए O2 के लिए आप काम करिए, इनमें से O2 के लिए जो है आप
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। फिर देखिए जब ये O2 पॉजिटिव बनेगा तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का क्या हो जाता है, जब ये O2 नेगेटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस ऑर्बिटल में गेन हो जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है, अकॉर्डिंगली आप इसको पिक करेंगे। योर आंसर हैज़ टू बी O2 पॉजिटिव। इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है बेटा वो 1.5 का रहता है। O2 नेगेटिव, आई थिंक O2 नेगेटिव, बट प्लीज़ क्रॉस चेक इट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मेरे ख्याल से O2 नेगेटिव होना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। द पेयर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट। सेम चीज़ है, दोनों जो स्पीशीज़ है दो में से एक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या लूज़ हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया है। अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि ये दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं तो दोनों पैरामैग्नेटिक, अगर एक में अनपेयर्ड है दूसरे में नहीं है तो एक पैरामैग्नेटिक दूसरा डायामैग्नेटिक, अगर दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो दोनों बनेंगे डायामैग्नेटिक। इसी तरह से इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायऑक्सीजन स्पीशीज इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, तो आप बताइए ये वाली स्पीशीज़ कौन सी होगी। आपको पता है कि 1.73 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट तभी आता है, मैग्नेटिक मोमेंट तभी आता है जब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक होगा। आपको बस देखना है कि इनमें से कौन से केस में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो भी आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे। तो परसों जो है मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैंने इसको क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं कर चुका था तो इस बारी थोड़ी सी जल्दी हो गई, टाइम इस बारी बचा हो। आप इसको इंशाल्लाह शाम तक कंप्लीट करेंगे एंड आई विल सी यू लेटर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।